जैसे मैनिफेस्टेशंस वगैरह, जब चीजें डेस्टिनी में फिक्स ही है मैम, तो फिर ये चीजें जो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब करने की जरूरत है क्या मैम फिर? तो 40% तो आपके हाथ में है ना। हमने क्या बताया था, कर्मा थ्योरी में अगर प्रारब्ध है आपके पास तो आपके पास क्रियामान कर्मा भी तो है। 40% तो मेरे हाथ में है ना। देखो, आप कितनी भी अच्छी किस्मत लेके पैदा हो जाओ, है ना, आप राजा के घर में पैदा हो जाओ, आप प्रधानमंत्री के घर में पैदा हो जाओ, अगर आपके कर्म क्रियामान कर्मा 0 है तो तुम्हें 0 ही मिलेगा। ओके। ये नहीं है कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और भाई मेरे घर में ही आ जाएगा सब कुछ। भाग्य भी उनका साथ देता है जो कुछ करना तो चाहे, एफर्ट्स तो डालें। आज की डेट की आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी जब भी मैं कहती हूँ ना तो मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, ठीक है, मैं भी, आप, हम सब जो है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा फोकस ना हमेशा गलत चीज पे है ना। एग्जाम्पल देखें, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ क्योंकि ज्यादातर लेडीज करती हैं टैरो और हम सबके बच्चे हैं। हम क्या पूजा करते हैं भगवान जी से, भगवान जी मेरा बच्चा बीमार ना हो, भगवान जी मेरे बच्चा बीमार ना हो। तो हमारा फोकस कहाँ है, फोकस किस चीज पे है, बीमारी पे है, तो होगा। जिस पे फोकस करोगे, तुमसे ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि भगवान मेरे बच्चे को हेल्थ दो, भगवान मेरे बच्चे को स्वास्थ्य दो, सीधी बात क्यों नहीं बोल पा रहे? इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, है ना। जब आप नहीं बोलना चाहते हो तो अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखें। अगर आप घर से लेट हो रहे होते हो और आप घर से निकलते हो तो आप क्या प्रे करते चलते हो, रेड लाइट ना मिले, रेड लाइट ना मिले, रेड लाइट। तुम्हारा फोकस कहाँ है, रेड लाइट पे है, उतनी रेड लाइट मिलेगी। तुमने ही मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन आप हर समय कर रहे हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीखनी पड़ती है, वो आप बिना सीखे भी कर रहे हो। आपको सीखनी क्यों पड़ रही है, ताकि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सको। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको? मैम जी, वैसे ये चीजें जो होती है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ ये चीज मतलब वर्क करती है क्या मैम? यूनिवर्स का सबसे पहला लॉ है ये, और सबसे सच्चा लॉ है ये। लॉ अच्छा। ऑफ अट्रैक्शन इज द बेसिक लॉ ऑफ द यूनिवर्स। आप में से जैसी वाइब्रेशंस जाएंगी, ये साइंस है, इसमें ना कोई ये वो नहीं है कि हमारा शास्त्र कह रहा है बस इसलिए तुम चुपचाप मान लो, इस पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ के देखो, गूगल पे डालो, ह्यूमन बॉडी जो होती है ना वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। जैसी वाइब्रेशंस आप में से निकलेंगी वैसी वाइब्रेशंस आप खींच लेंगे, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस दोगे, जेलेसी, ग्रीड, एंगर, ये वाइब्रेशंस निकल रही है, वैसी वाइब्रेशंस खींचोगे। अगर आप में से पीस, एक जॉय, घंटे लव, बाद कंटेंटमेंट की वाइब्रेशंस निकल रही है, वैसी वाइब्रेशंस खींच लोगे। हम पूजा क्या करते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान वो दे दो, वो मुसीबत को हटा दो। चीजों के लिए तो कभी प्रे ही नहीं करते। हमने कभी थैंक यू बोला भगवान जी को कि थैंक यू भगवान जी, कोरोना में इतने लोग चले गए, हम जिंदा खड़े हैं, थैंक यू? वो तो हम करते ही नहीं है। तो इसी वजह से हमारे जीवन में दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा फोकस पॉजिटिव चीजों पे नहीं है। जिस दिन आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करने लग जाएंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग इतने इतने पैसे देके पता नहीं इसमें क्या सीखते हैं, है ना, जबकि आप ये खुद सीख सकते हो बिना पैसे दिए। क्लियर? और जी बताएं, कोई सवाल मैम एक क्वेश्चन है। पूछे। मैम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवानी चाहिए या क्या होते हैं, या मतलब जेन्युइन होते हैं, या हमें मतलब और क्या हमें देखो, करवाने भी ऐसे नहीं चाहिए? क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं तो बता दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी पूरी क्लास इन्हीं में चली जाएगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं है। बता देती हूँ ये मैम वाला तो, वैसे पास्ट मैंने लाइफ करवाया नहीं रिग्रेशन। है, लेकिन मेरे को किसी ने करवाया था तो बताया था कि हाँ, कि सच देखो, होते भी हैं, और मैं अपने आपको कर्म बताती हूँ, काटने के लिए वो फॉरगिवनेस वाला वो जो जो भी रेमेडी बताते हैं, फिर वो करते हैं, फिर उससे फर्क पड़ता है। हाँ मैं बता देती हूँ आपको ये क्या होता है। मेडिटेशन की जाती है टू रिलीज योर स्टक अप इमोशंस, ठीक है, और वो मेडिटेशन होती है थीटा स्टेज में, जिसको हम इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो क्या करते हैं, उस स्टेज को इंड्यूस करके आपको पास्ट में लेके जाते हैं, और आप जो सीन्स बनाते हो ना,
वो आपके ही सबकॉन्शियस के सीन्स हैं, वो कोई जरूरी नहीं है आपका पास्ट लाइफ ही होगा। जो भी बात मैं आपसे यहाँ पे कहूंगी ना, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसको ये ना समझे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव शेयर करेगा। मेरा एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने भी ट्राई किया, बिकॉज जो भी नई चीज आती है मैं उसको जरूर ट्राई करती हूँ, उसको हाँ या ना बोलने से पहले। मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं उसे ड्रॉप कर देती हूँ। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मैंने बहुत पहले ट्राई किया था। जिस आदमी ने मुझ पर ट्राई किया उसने बड़ी कोशिश करी कि है ना इंड्यूस करे थीटा स्टेज और लेके जाए और ये करो वो करो वो करो, करता रहा। घंटे बाद उसने बोला भाई आपका ना माइंड बड़ा स्ट्रांग है तो इसलिए आप में इंड्यूस नहीं हो रही स्टेज। मैं कहा आप सीधे से बोलो कि आप है ना जो भोले लोग होते हैं ना, जो मतलब वीक होते हैं इमोशनली, उनको आप इंड्यूस करके और कुछ ही कहलवा देते हो। भाई जिसका माइंड स्ट्रांग है, जो प्रैक्टिकल हेडेड है, उस पे नहीं चल सकता ये। एक्चुअली क्या होता है, और फिर दूसरी बात ये सोचो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भी कराते हैं, मैंने जो देखे हैं एग्जाम्पल्स है ना, उसमें हर कोई राजा है, महाराजा है, रानी है, कहीं की कोई कॉमन मैन है ही नहीं, है ना? दूसरी बात, सबकी जो डेथ हुई है, कोई एक्सीडेंट में मरा है, कोई कहीं गिर के मरा है, कोई ऐसे मरा है, किसी का मर्डर हुआ है, कोई नेचुरल डेथ ही नहीं हो रही है ना? तो मुझे नहीं लॉजिकल लगता। बाकी देखो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ उसमें जैसे कुछ जैसे या उसमें जो लॉजिक है वो मैं बता, मतलब जो मुझे समझ में आया कि वो लोग क्या करते हैं ना, आपको एक हिप्नोटिज्म टाइप स्टेट में लेके जाते हैं और आपके जो स्टक अप इमोशंस हैं आपकी बॉडी में उनको रिलीज करवा देते हैं। इस वजह से आपको बेटर लगता है उसके बाद, है ना? सो वो जो रेमेडीज आप कह रहे हो ना करते हैं, वो स्टक अप इमोशंस जब आपके रिलीज होते हैं तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट आती है। वो बात बिल्कुल साइंटिफिक भी है और वैलिड भी है। लेकिन ये कि मैं एक राजा था, मेरा मर्डर हो गया था, फलाना हो गया था, वो मुझे लॉजिकल नहीं। ठीक है, हाँ जी, और कोई सवाल? मींस जो इमोशनली ज्यादा वीक होते हैं उनके लिए है मतलब ये। हाँ वो वल्नरेबल होते हैं ना भाई, उनको तुम पुश कर लोगे कि हाँ भाई सोचो, तुम ऐसे खड़े हो, तुम ऐसे कर रहे हो। जिसका प्रैक्टिकल हेड है वो बोल देगा भैया नहीं, मेरे को नहीं आ रहा ऐसा कोई सपना जैसा आप बोल रहे हो। जो इमोशनल लोग होते हैं वो थोड़े गलेबल होते हैं, उनको आप पुश कर लेते हो। मैम लगता तो मुझे भी यही है कि हम किसी की हिप्नोटाइज कैसे हो जाते हैं मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं हो सकती कि इन चीजों से, मुझे ऐसा खुद देखो को जो लगता है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं ना, जैसे 3 नंबर है, 1 नंबर है, 9 नंबर है, इन पे कोई हिप्नोटिज्म और कोई पास्ट लाइफ चलने नहीं वाला है मैम इनका। लेकिन मैं बहुत इमोशनली वो हूँ, मेरा 2 है वैसे, 2 का ट्रेट मुझे पता है क्या है, बट फिर भी मुझे खुद के लगता है कि मैं ये चीजें मतलब ये भी मेरे ऊपर ना वर्क करेगी। भाई प्रैक्टिकल हेडेड हो गए या अगर आप रीजनिंग लगा सकते हो तो नहीं होती फिर ये, जो उन्हीं लोगों पे वर्क करती है जो रीजनिंग नहीं लगाते, जिनको जो बोलो मानते चले जाए, है ना? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बोला था भाई, जब इस फील्ड में आते हो तो दिमाग पूरा रखो, उस बात पे विश्वास करो जिस पे दिमाग भी चलेगी हाँ भाई सच है ना? यस, हाँ, और कोई क्वेश्चन? यस मैम। बोले। मैम मैम जैसे आपने बताया था रियल टैरोट भी आते हैं, फेक भी आते हैं, तो मैम रियल टैरोट जैसे ही तो सेम वैसे ही फेक नहीं आते हाँ हैं? आजकल हो गई ना ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सेम तो नहीं होंगे, बैकग्राउंड ऐसा नहीं होगा, कलर्स भी सेम नहीं होंगे, पर वो क्या करते हैं ना, थोड़े से कलर चेंज करेंगे, थोड़ी इमेज चेंज करेंगे और बना देते हैं। आते हैं, बिल्कुल मैं मान रही हूँ आते हैं। मैम आई हैव परचेज्ड दिस। हाँ ये रियल है। तो मैम हमें पता कैसे चलेगा? मैंने आपको बताया था, ये बैकग्राउंड होगा यस मैम। और हर कार्ड में ये साइन होगा। अब एक प्रॉब्लम है मैम कि इंडियन पब्लिशर्स यस जो है ना, यहाँ पे देखो कॉपीराइट का कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सबको पता है यहाँ कोई केस नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो तो ये साइन भी कॉपी करने लग गए हैं, पर ये साइन वैसे इनका कॉपीराइट है, इसको आप कॉपी कर नहीं सकते। ओके, तो मैम सेम बैकग्राउंड और ये साइन के नहीं आते हैं नहीं नहीं, सेम बैकग्राउंड और बिल्कुल सेम नहीं निकाल सकते आप डुप्लीकेट। ओके ओके मैम। यस, ओवर, आगे चले। चलिए जी। सो पिछले क्लास में हमने बेसिक बातें करी थी, टैरो कहाँ से आया, क्यों चला, कैसे चला। आज से हम अपने राइडर्स एंड वेट की स्टडी करेंगे। राइडर्स एंड वेट जो डेक होता है, मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ा डेक है, 78 कार्ड्स हैं और आपको 7 एस्पेक्ट्स में पढ़ने हैं, तो मेहनत है। थ्योरी वाली क्लासेस में आपको मेहनत करनी है, ठीक है जी। चलो अब हम अपनी थ्योरी शुरू करते हैं। आपको नोट्स मिल गए? नोट्स आ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
सो वैसे तो जो मैं पढ़ाऊंगी वो नोट्स में लिखा हुआ है, पर अगर आप सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है, अपने हाथ का लिखा सबसे अच्छा समझ में आता है, ठीक है। सो राइडर्स एंड वेट में 78 कार्ड्स होते हैं टोटल। ये 2 आर्कनास में डिवाइडेड होते हैं। आर्कना का मतलब क्या होता है? मिस्ट्री। क्यों मिस्ट्री? भाई जिस चीज को तुम जानते नहीं हो और जानना चाहते हो वो ऑब्वियसली एक मिस्ट्री है तुम्हारे लिए। पहला आर्कना होता है मेजर आर्कना, दूसरा आर्कना होता है माइनर आर्कना। मेजर आर्कना जो होता है ये नंबर्ड होता है 0 to 21, मतलब टोटल ऑफ 22 कार्ड्स। और ये इसको क्यों हम मेजर आर्कना कह रहे हैं? क्योंकि ये आपके जीवन के मेजर इन्फ्लुएंसेस, मेजर इवेंट्स, मेजर आपकी चीजों में जो भी आपके लाइफ में जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको डिपेक्ट करता है, मेजर चेंजेस को डिपेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो कार्ड्स है ना ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, आपस में लिंक्ड नहीं है। नंबर 1 का नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है, सब इंडिपेंडेंट कार्ड है। और अब सवाल आएगा कि हम इनको पहचानेंगे कैसे? तो इनके नीचे इनका नाम लिखा होता है, देखिए द हाई प्रीस्टेस, ऊपर नंबर लिखा होगा, ये 2 नंबर का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस इसका नाम है। ऐसे हर मेजर कार्ड में उसका नाम नीचे लिखा हुआ होता है। ये सबसे पहला कार्ड है, नंबर 0 है, कार्ड का नाम है द फूल, है ना। ऐसे आप पहचान सकते हो कि ये मेजर कार्ड है, उसके नीचे उसका नाम लिखा होगा। और मैंने आपको बताया ये आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स, मेजर इन्फ्लुएंसेस, मेजर इंसिडेंसेस, मेजर एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। कितने बचे? 78 माइनस 22 इज इक्वल टू 56 कार्ड्स। ये होते हैं आपके माइनर आर्कना। माइनर आर्कना का मतलब है आपका रोजमर्रा का जीवन, है ना। और अब देखो रोजमर्रा का जीवन ही ज्यादा है ना, रोज तो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो रहा, सालों साल निकल जाते हैं हमारे, वो वैसा ही जीवन चलता रहता है, हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं सुबह, इसलिए माइनर ज्यादा हैं कार्ड्स, 56 हैं। मेजर कम है क्योंकि मेजर चीजें हमारी लाइफ में कम होती है, राइट। और माइनर आर्कना जो होता है ये सूट्स में डिवाइडेड होता है। इनको हम पहले कैटेगराइज करेंगे, पढ़ेंगे इनको भी हम सिंगल सिंगल कार्ड 7 एस्पेक्ट्स में, लेकिन पढ़ने से पहले हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। कैटेगराइजेशन पे चल रहे हैं इसकी, लेकिन मेजर माइनर हमने अलग तो कर दिए, माइनर को भी आगे अलग कर देंगे। पर कभी भी ये मत सोचना कि आप रीडिंग सिर्फ मेजर से कर सकते हो या सिर्फ माइनर से कर सकते हो। आजकल मैंने बड़ा देखा ये ना, यूट्यूब पे लोग डाल देते हैं या अपने हिसाब से मैं सिर्फ मेजर कार्ड से शफलिंग करूंगा, मैं सिर्फ माइनर। शफलिंग विल नॉट बी वैलिड। 77 कार्ड्स भी अगर तुम्हारे पास हैं, 78th कार्ड नहीं है तो भी तुम्हारी रीडिंग इनवैलिड है। जब तक ये 78 कार्ड्स इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आपकी रीडिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक प्रोफेशनल टैरो रीडर होता है ना, उसको हमेशा 2 डेक्स रखने चाहिए अपने पास। अभी आप पढ़ रहे हो, बाद में 1 साल 2 साल बाद जब आप बड़े अच्छे प्रोफेशनल हो जाओगे, ऑलवेज कीप 2 डेक्स। मेरे पास भी हमेशा 2 डेक रहते हैं, देखो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। क्यों? क्योंकि मान लो आपका एक कार्ड इधर उधर हो गया तो क्या करोगे? फंस जाओगे, बिना 78 कार्ड्स के नहीं होगी रीडिंग, इसलिए हमेशा एक डेक को स्पेयर में रखना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे माइनर। माइनर आर्कना जो होता है ये डिवाइडेड होता है सूट्स में। सूट्स का मतलब जो जैसे लेडीज पहनते हैं, SUIT, सूट्स, ठीक है। 4 सूट्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज कप्स, सेकंड इज वॉन्ड्स, थर्ड इज स्वॉर्ड्स एंड फोर्थ इज पेंटिकल्स। इसको बोलना भी सही सीखेंगे, कई बार हम सही से प्रोनाउंस नहीं करते। कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स। अब पहला क्वेश्चन आएगा कि इनको हम पहचानेंगे कैसे। आपने सारे अलग कर दिए, पहचान कैसे आएंगे? कप्स में एक कप बना होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। वॉन्ड में एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे बना हुआ होगा। स्वॉर्ड का मतलब है तलवार, इसमें ऐसे तलवार बनी हुई होगी। एंड पेंटिकल्स में ऐसे स्टार बना होगा, ठीक है। एंड हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स थे? 56 डिवाइडेड बाय 4 हमने किए, तो सबके हिस्से में आए 14। क्लियर? पहचान देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, क्या लगता है आपको? वॉन्ड्स। वॉन्ड्स है ना, लकड़ी के टुकड़े बने हुए हैं ना, ये हैं वॉन्ड्स। देखिए अगेन वॉन्ड्स,
ये क्या बनी हुई है? स्वॉर्ड। तलवारें बनी हुई है, स्वॉर्ड्स। ये क्या बना हुआ है? पेंटिकल्स। पेंटिकल्स। कौन सा रह गया? हमारा रह गया कप्स। कप्स। ये देखिए कप्स, ये देखिए कप्स। क्लियर? सो अब इसी के साथ होमवर्क नोट कर लीजिए। क्या होमवर्क है? आप अपने पूरे डेक को शफल कर देंगे। मैम एक सेकंड। हाँ जी बोले। पेंटिकल्स में क्या बताया था आपने? वो मैं पेंटिकल्स में स्टार बना होता है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। होमवर्क क्या है? पूरा डेक लेंगे, शफल कर देंगे। ठीक है, मेजर कार्ड्स अलग निकालेंगे, कप्स के अलग निकालेंगे, वॉन्ड्स के अलग, स्वॉर्ड्स के अलग, पेंटिकल्स के अलग। ऐसा आपको कम से कम पूरे हफ्ते में 4 से 5 बार करना है। उससे क्या होगा? आपकी रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप देखते ही बता दोगे ये मेजर है, माइनर है, कौन से सूट का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमने क्यों डिवाइड किया है, क्या बताएंगे ये हमको। सो कप्स के जितने भी कार्ड होते हैं ये बताते हैं आपके रिलेशंस को, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, आपकी फीलिंग्स। 14 के 14 कार्ड्स वही बताएंगे। वॉन्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं ये बताते हैं आपके कर्मा, एक्शंस रिलेटेड टू करियर, करियर रिलेटेड एक्शंस। स्वॉर्ड्स के कार्ड बताते हैं आपकी थॉट्स को, आपकी सोच, और सोच से पैदा होती है ईगो। हमारी सोच में आता है ना, मेरे पास इतना पैसा, मैं इतना बड़ा, मेरे पास इतना ज्ञान, मैं ज्ञानी, सोच में आता है। और पेंटिकल्स बताता है मटीरियलिस्टिक चीजों को। मटीरियलिस्टिक चीजें मतलब जो भी आप पैसे से खरीद सकते हो, मनी, राइट। अब आपके जो इमोशंस होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होते हैं, बड़ी अच्छी होती है। दिल से ना हम सब अच्छी आत्माएं हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, किसी के साथ भी बुरा हो रहा हो, चाहे हमारा दुश्मन ही हो, पर एक बार तो हमारा दिल दुखी होता है उसके लिए, है ना। हम घर से निकलते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें बड़ा दुख आता है, हम प्रे करते हैं कि ये ठीक हो जाए। सो बाय हार्ट वी आर ऑल गुड पीपल। सो ये जो सूट है ये 90% पॉजिटिव है। 90% पॉजिटिव का मतलब है 14 में से 11-12 कार्ड्स पॉजिटिव मिलेंगे आपको, इसमें 2-3 कार्ड्स नेगेटिव। कर्मा, एक्शंस करते कैसे हैं? कोई देख रहा होता है तो सीधे सीधे एक्शन होते हैं, कोई नहीं देख रहा होता तो टेढ़े रास्ते चलते हैं, है ना। सो 50-50 है ये, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। 6-7 कार्ड्स इसमें पॉजिटिव होंगे, 7-8 इसमें नेगेटिव। सोच कैसी है हमारी? नेगेटिव। ज्वाइन भी करते हैं ना स्टूडेंट्स तो क्या कहते हैं, मैम मुझे लगता है ना मैं सीख नहीं पाऊंगा। मैं क्यों भाई? पहले ही तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? सो 90% नेगेटिव। हमारी आदत हो चुकी कि हम पहले उल्टा ही सोचते हैं। कोई रिश्ता बनेगा तो मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, बिजनेस शुरू करेंगे तो मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, तो हम पहले शक करते हैं। और पैसा तो आपको पता है भाई सबकी जान है, 90% पॉजिटिव। क्लियर? आप ध्यान से अगर आप इनको देखोगे तो ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सोच और तुम्हारा पैसा। तुम्हारे ही जीवन को हमने अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए बांट लिया है। आखिरी में कुछ बटा नहीं रहेगा, आखिरी में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने में हमको आसानी हो इस वजह से हमने इनको सेग्रीगेट कर लिया। क्लियर? और टैरो कार्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ नहीं है, हमारा जीवन है। हमारे जीवन की सिचुएशंस को इन पिक्चर्स में डिपिक्ट किया गया है। सबकी सिमिलर सिचुएशन होती है। आज मैं जिस सिचुएशन में हूं, तुम कल थे, कोई कल आएगा, ऐसे करके सबकी वही सिचुएशंस रहती हैं। सो 78 डिफरेंट सिचुएशंस को उन्होंने समझाया है जो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब एक बात आजकल और आती है इसमें, एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? हालांकि टैरो का उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी रीडिंग में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एलिमेंट, है ना, क्योंकि ये पिक्चराइजेशन के कार्ड्स हैं। यहाँ पे हमको कोई एलिमेंट बैलेंसिंग नहीं करनी है, राइट। फिर भी आप यूट्यूब वगैरह देखोगे तो फिर आपके मन में सवाल उठेगा, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। कप्स जो होता है ये वाटर एलिमेंट है। इसको याद कैसे करोगे भाई? कप में आप और क्या भर सकते हो? ना तो आग भर सकते हो, ना हवा भर सकते हो, पानी भर सकते हो, सो वाटर एलिमेंट है। लकड़ी के टुकड़े से क्या करोगे? आग ही जल सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता, ये फायर एलिमेंट। तलवार को कहां चला सकते हो?
एयर में चला सकते हो, ना आग में चलेगी ना पानी में, एयर एलिमेंट। और पैसा कहाँ से मिलता है? अर्थ से, धरती से, अर्थ एलिमेंट है। एक एलिमेंट बचा आपका स्काई, वो मेजर कार्ड्स है। क्लियर? अब देखिए, हमने कहा 14 कार्ड्स हैं, हर नंबर का एक मतलब होता है, ऐसा हमने शुरू में ही पता कर लिया था। अब इसमें कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक कप्स के आएंगे, फिर ऐसे ही वॉन्ड्स के, स्वॉर्ड्स के, पेंटिकल्स के। तो अगर हम नंबर का मतलब पहले पता कर लें तो हमको रीडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। इसलिए अब जो हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। न्यूमेरोलॉजी का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है वो। कई बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम न्यूमेरोलॉजी पढ़ाते हो आप, टैरो में नहीं पढ़ाते हैं। न्यूमेरोलॉजी एक सेपरेट, टैरो से भी बड़ा सब्जेक्ट है ना। सो कैसे उसको टैरो में पढ़ लोगे? टैरो में न्यूमेरोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा यूज किया गया है, जो अब आप पढ़ने जा रहे हो, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर्स को भी हमने 2 में डिवाइड किया है। 1 to 10 को कहते हैं पिप कार्ड्स, ये नाम है इनके, बस कोई मीनिंग नहीं है, पिप कार्ड्स। और 11 से 14 को हम कहते हैं कोट कार्ड्स। पहले पिप ले लेते हैं, फिर कोट ले लेंगे। 1 2 3 4 5। नंबर 1, सबसे पहली बात, इसके ऊपर इसका नंबर नहीं लिखा होगा, इसका नाम होता है, और इसका नाम लिखा होगा एस। ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऊपर देखिए नंबर नहीं है, पर आपको पता है कि ये नंबर 1 है। हर कार्ड का हमें नंबर पता होना चाहिए, चाहे नाम लिखा है, नंबर लिखा हो, चाहे नहीं लिखा हो। तो एस है इसका नाम और इसका नंबर है 1, है ना। अब एस का मतलब क्या है? नंबर 1 का मतलब होता है शुरुआत, बिगनिंग, नई शुरुआत। टैरो में आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई नंबर 1 का कार्ड है, मतलब नई शुरुआत, चाहे मेजर है चाहे माइनर है, नंबर 1 है, नई शुरुआत। अब तुम बोलोगे किस चीज की, कब होगी, अच्छी होगी कि बुरी होगी? अभी हमें कोई मतलब, जब हम कार्ड पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अभी हमें ये याद करना है कि नंबर 1 का मतलब न्यू बिगिनिंग, नंबर 2 का मतलब बैलेंस। बैलेंस बना भी हो सकता है, बैलेंस बिगड़ा भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमें कार्ड देख के पता लगेगा। लेकिन आत्मा नंबर 2 की क्या है? बैलेंस। नंबर 3 की आत्मा क्या है? नॉलेज, क्रिएटिविटी। अब या तो तुम में नॉलेज है, या तो तुम में ज्ञान है, या तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, दोनों चीजें हो सकती है। नंबर 4, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस। अब स्टूडेंट कहते हैं मैम रिस्ट्रिक्शन तो ना नेगेटिव ही होते हैं, ये पॉजिटिव कैसे होगा कार्ड? तो रिस्ट्रिक्शंस हट भी तो सकते हैं, लग भी सकते हैं, हट भी सकते हैं। नंबर 5 इज कम्युनिकेशन। या तो तुम्हारे और मेरे बीच में कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी, दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैम क्यों 1 बिगिनिंग 2 बैलेंस, ऐसा क्यों नहीं 1 बैलेंस 2 बिगिनिंग? आपने क्यों सेट करी ये क्वालिटीज? तो मैंने नहीं सेट करी भाई, ये न्यूमेरोलॉजिकल रिसर्च ने सेट करी। जब न्यूमेरोलॉजी में रिसर्च की गई कि नंबर 1 जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, तो पता चला कि वो सन की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। और नंबर 1 सन क्या है? नई शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक है। हम क्या कहते हैं भाई, रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह तो सूरज निकलेगा, है ना। सो नंबर 1 सन इंडिकेट्स फॉर बिगिनिंग। नंबर 2 इज मून। मून जो है वो बैलेंस का सबसे बड़ा प्रतीक है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, एक नेचर का बैलेंस बनाए। नंबर 3 इज जुपिटर। जुपिटर कौन है? देवताओं के गुरु, तो ज्ञान के सबसे बड़े कार वो है, वो एग्जाम्पल है ना। सो नॉलेज एंड क्रिएटिव। नंबर 4 किसका है? राहु का। अभी आपको बता देंगे राहु क्या होता है। नंबर 5 मर्क्यूरी।
अच्छा एक बात बताओ, इस इनके हिंदी के नाम पता है आपको या बताऊं? यस मैम। आप इंडिया में प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी के नाम आपको जरूर आने चाहिए। सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, गुरु भी कहते हैं, गुरु, बृहस्पति, बृहस्पति भी, राहु राहु ही है, और मरकरी बुध। को कहते हैं। क्लियर? इतने में कोई सवाल है तो पूछ लो, आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट इज 6, 7, 8, 9, 10। नंबर 6 होता है लग्जरीज, लव। अब लग्जरीज तुम्हें मिलेंगी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, प्यार तुम्हारा सक्सेसफुल होगा तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिव कार्ड हो जाएगा। जब कोई लग्जरीज छीन लेगा तो बहुत बुरा लगेगा, तो वो कार्ड नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नंबर 7, कंफ्यूजन, इल्यूजन। कंफ्यूजन्स हो जाएंगे तो कार्ड नेगेटिव है, कंफ्यूजन्स हट जाएंगे तो कार्ड पॉजिटिव है। पर नंबर 7 का इंट्रिंसिक मीनिंग कंफ्यूजन, इल्यूजन ही रहेगा। नंबर 8, स्ट्रगल एंड सक्सेस। पहले बहुत सारी मेहनत, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? अश्योर्ड सक्सेस। नंबर 9, स्ट्रेंथ एंड करेज। या तो तुम में स्ट्रेंथ एंड करेज है या तुमको रिक्वायर्ड है। एंड नंबर 10 का मतलब कंप्लीशन। दोनों तरीके से हम कंप्लीट हो सकते हैं, कंप्लीटली ऊपर भी, कंप्लीटली नीचे भी। सो कार्ड नेगेटिव होगा तो कंप्लीटली खत्म, कोई उम्मीद नहीं है अब, और कार्ड पॉजिटिव होगा तो बिल्कुल टॉप पे। राइट? प्लैनेट्स, नंबर 6 का है वीनस, हिंदी नेम इज शुक्र। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य से नाम मिला शुक्र, ये राक्षसों के गुरु है। नंबर 7 केतु। नंबर 8 सैटर्न, शनि। नंबर 9 मार्स, मंगल। एंड 9 ही प्लैनेट होते हैं हमारे पास। नंबर 10 क्या है? 1 + 0 = 1, प्लैनेट है सन। और ये देखिए कि नंबर 10 जो है वो नंबर 1 भी है, मतलब हर कंप्लीशन के बाद एक नई बिगनिंग भी है। देखो मृत्यु भी कंप्लीशन नहीं है, उसके बाद तुम फिर जन्म ले लोगे तो वो बिगनिंग है। तुम्हारी शादी हो गई, एक कंप्लीशन है, मैरिज एक तुम्हारा गोल कंप्लीट हो गया, और मैरिड लाइफ की शुरुआत हो गई। तुम्हारा बच्चा हो गया, एक गोल कंप्लीट हो गया, अब उसको पालोगे पोसोगे, वो एक नई बिगनिंग हो गई, है ना। सो 10 नंबर का मतलब एक साइकिल कंप्लीट होके एक नई साइकिल शुरू होना भी है। बात समझ आ गई इतनी? अब ये बता दो फटाफट से कि बाकी तो देखो प्लैनेट्स आपने देखे हुए हैं, आपको पता है, बचपन से पढ़ रहे हो तुम, सन, मून और मार्स और मर्क्यूरी। राहु केतु एक ऐसी चीज है जो हमने सुने नहीं है आज तक, ना वो दिखते हैं, सोलर सिस्टम में भी नहीं पढ़ते हम। आपको पता है राहु केतु या मैं बताऊं आप? यस मैम। सबको पता है? कोई ऐसा बंदा हो तो अभी बोल देना, देखो फिर मत बोलना, शर्माना मत इसमें। नहीं पता तो आपने अपनी फीस दी है, आप अपने लिए बोलो कि मुझे नहीं पता, बताओ। मैम आप अपने हिसाब से बता दो, बिकॉज आपके पास अपनी अलग नॉलेज होगी। ठीक है जी। सो राहु केतु के ना 2 मीनिंग्स है, एक माइथोलॉजिकल है, एक साइंटिफिक है। दोनों मैं आपको बता देती हूँ। माइथोलॉजिकली राहु केतु क्या है? एक राक्षस था वो, है ना। क्या स्टोरी है कि समुद्र का जब मंथन हुआ था तो राक्षसों ने और देवताओं ने मिलके किया था, क्योंकि अकेले अकेले बस की नहीं थी। तो दोनों ने एक ट्रीटी कर ली कि भाई दोनों मिलके कर लेते हैं, और जो भी इसमें से निकलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तो बहुत सारी चीजें निकली, है ना। अश्वरतन निकला, आपके कामधेनु गाय निकली, बहुत सारे रतन निकले, सब कुछ निकला, विष निकला, तो किसी ने भी नहीं पिया। फिर शिव जी नीचे आए, उन्होंने पिया, है ना। लास्ट में निकला अमृत। अब जब अमृत निकला तो देवता डर गए कि भाई ये जो राक्षस है ना, ये हमसे ज्यादा तपस्या करते हैं, हमसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, और अगर इन्होंने अमृत भी पी लिया तो ये तो हमको देवलोक से भगा देंगे। तो वो गए विष्णु जी के पास कि विष्णु जी हम तो फंस गए, हमने तो प्रॉमिस कर दिया, अब हम क्या करें। अब विष्णु जी के पास तो हर चीज का समाधान है। तो उन्होंने क्या कहा? तुम चिंता मत करो। उन्होंने सोचा कि इन राक्षसों की कमजोरी क्या है? इनकी कमजोरी है अप्सराएं, मटीरियलिज्म, है ना। तो उन्होंने एक अप्सरा का रूप धारण कर लिया, मोहिनी, और वो बीच में आ गए। कि उन्होंने कहा भाई लड़ाई मत करो, एक एक लाइन बना के बैठ जाओ, देवता एक तरफ, राक्षस एक तरफ, और मैं अमृत बांट दूंगी सब में बराबर बराबर। मन में उनके क्या था कि मैं देवता से शुरू करके यहीं खत्म कर दूंगी, और क्योंकि मैं लड़की हूं तो मुझसे ज्यादा लड़ाई नहीं। उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। अब पिलाते 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 ना, एक राक्षस जो था
वो मायावी था, उसको समझ आ गया ये विष्णु जी हैं और ये चीटिंग कर रहे हैं। उसने क्या किया, चुपचाप अपनी लाइन बदली और वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। तो विष्णु जी ने उनको पिलाते 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 उनको भी पिला दिया। जैसे ही उसने अमृत पिया तो सूर्य चंद्रमा जो बैठे थे उसके अगल बगल में, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई विष्णु जी आपने गलती कर दी और ये तो राक्षस है, आपने अमृत पिला। अब उनको गुस्सा आया, उन्होंने चक्र घुमाया, उसकी गर्दन काट दी। पर वो अमृत तो पी चुका था तो वो मर तो सकता ही नहीं था। तो उसका सर जो है वो जिंदा है, उसको कहते हैं राहु। और सर ही सर है, उसमें धड़ तो है नहीं, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस बोला हमने राहु को। क्यों रिस्ट्रिक्शन? क्योंकि वो सिर्फ सोच सकता है, कर तो वो सकता ही नहीं है, बॉडी तो है ही नहीं। और सर अलग होके धड़ जो बचा उसको कहते हैं केतु। और केतु के पास क्योंकि सर नहीं है इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। इसलिए हमने कहा नंबर 7 का मतलब केतु, केतु का मतलब कंफ्यूजन। समझने वाली बात क्या है, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है। आप इसमें कमियां ढूंढने निकलोगे ना तो मिल जाएंगी, हर माइथोलॉजिकल स्टोरी में मिल जाती है। अब जैसे मेरे जो अब्रॉड वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुझसे कि आपके भगवान चीटिंग क्यों कर रहे थे। भाई जब तुमने प्रॉमिस कर दिया था आधा आधा होगा तो होगा आधा आधा, और जब वो भगवान थे तो उनको खुद पहचान क्यों नहीं आ गया कि वो राक्षस है। और जब सूर्य चंद्रमा को पता ही था वो राक्षस है तो पहले क्यों नहीं बोल दिया, अमृत पिलाने के बाद क्यों बोला, पहले खड़े होके बोल देते ये राक्षस है। मकसद वो नहीं है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपको एक मैसेज देने के लिए बनाई जाती है। इसमें क्या मैसेज है? समुद्र के मंथन का मतलब है तुम्हारे मन का मंथन, इंसान के मन का मंथन। हमारे ही मन में राक्षस भी है और हमारे ही मन में देवता भी है। हम कौन से गुण को अमृत पिलाएंगे? देवगुण को पिलाओगे तो तुम सही जीवन जियोगे, तुम स्पिरिचुअल जीवन जियोगे। और राक्षस गुण को पिलाओगे, तुम्हारे ही अंदर है राक्षस, मटीरियलिज्म में भागोगे। अप्सराएं क्या है? मटीरियलिज्म है। मटीरियलिज्म में भागोगे तो तुम्हारा राक्षस गुण बढ़ेगा, तुम स्पिरिचुअलिटी से दूर। क्लियर? सो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में मैसेज होता है, कमियां नहीं निकालते उसकी। ठीक है, चलो अब देखो कि साइंटिफिक क्या होता है। यस, सो ये सन है, ये साइंटिफिक बात है, सन है, उसके आसपास अर्थ घूम रही है अपने ऑर्बिट। अर्थ के आसपास मून घूम रहा है अपने ऑर्बिट में। अब इनके जो दोनों के ऑर्बिट्स हैं ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। और पॉइंट्स ऑफ एनर्जी फील्ड्स है ना, ये ऑर्बिट्स भी क्या है? एनर्जी फील्ड ही तो है। और एनर्जी फील्ड्स जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे अपनी एनर्जी फील्ड बन जाती है। तो यहाँ पे 2 एनर्जी फील्ड्स बनी हुई हैं। ये जो नॉर्थ के टुवर्ड्स एनर्जी फील्ड है इसको कहते हैं राहु, और तो हम ही कहते हैं राहु बस इंडिया वाले। बाहर इसको कहते हैं नॉर्थ नोड। तो कभी आप बाहर कंसल्टेशंस दोगे तो उनको राहु नहीं समझ आएगा, उनको आपको कहना पड़ेगा नॉर्थ नोड। तो साउथ के टुवर्ड्स है, इसको कहते हैं साउथ नोड, और हम कहते हैं केतु। ठीक है, ये इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आप क्लियर हो गए आपको सारे प्लैनेट्स? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे चले। नेक्स्ट हमारे हैं कोर्ट कार्ड्स। 11 to 14 कार्ड्स हमारे रह गए, 1 से 10 हमने पढ़ लिए, उनको हम कहते हैं कोर्ट कार्ड्स। 11, 12, 13, 14। पहली बात, इन पे इनका नंबर नहीं लिखा होता, इनके नाम होते हैं। क्या क्या नाम है? 11 का नाम है पेज, 12 का नाम है नाइट, 13 का नाम है क्वीन, और 14 का नाम है किंग। ठीक है, अब मतलब क्या है? पेज का मतलब होता है राजकुमार, नाइट का मतलब होता है सेनापति, क्वीन है रानी, और किंग है राजा। तो अब देख लो, ये ना रॉयल फैमिली है, राजकुमार, सेनापति, रानी, राजा। तो कई कई जगह पे कोर्ट कार्ड्स ना दिख के आपको क्या दिखेगा? रॉयल फैमिली ऑफ टैरो, ऐसे लिखा होगा इनके बारे में। तो यही है रॉयल फैमिली भी, इन्हीं को कोर्ट कार्ड्स कहते हैं, इन्हीं को रॉयल फैमिली कहते हैं। अब पहली चीज क्या कि कुछ चीजें इन चारों कार्ड्स में है, चारों कार्ड्स में कॉमन होंगी। वो क्या होगा? पैसा, स्टेटस,
एक रॉयल लाइफ, है ना, आसान लाइफ, स्टेबिलिटी, ये इन चारों में होंगी, इन चारों कार्ड्स में आपको मिलेंगी। वो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे अलग से कि इनमें अलग बातें क्या होंगी। देखिए जैसे ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये नाइट का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ऐसे क्वीन ऑफ कप्स भी होगा। चारों आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनमें नंबर नहीं होते, देखो ऊपर नंबर नहीं है, नीचे इनका नाम लिखा है किंग ऑफ कप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि किंग का जो कार्ड है वो 14 नंबर का कार्ड होता है। क्लियर? कॉमन क्वालिटीज मैंने आपको बता दी, पैसा, स्टेटस, लग्जरी, स्टेबिलिटी, ये इन चारों में होगी, वो हमें नहीं पढ़नी। हम अभी पढ़ेंगे जो इनमें अलग बातें होंगी। सो सबसे पहले आएगा पेज। अब बताएं कि एक पेज कैसा होता है, राजकुमार कैसा होता है? इमेच्योर, बिंदास, इमेच्योर्ड एंड इररिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता वो कोई, है ना। एनर्जेटिक, यंग एंड एनर्जेटिक, फ्रीडम लविंग होता है वो, उसको चाहिए मेरे को आजाद रहने दो, मेरे पे कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिए, है ना। लो डिसीजन मेकर, फैसले नहीं ले पाता, क्यों? क्योंकि उसको अभी लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन पॉजिटिव बातें क्या होंगी भाई? स्टेटस होगा, स्टेबिलिटी होगी, वो मैंने आपको बताया चारों कार्ड्स में। अलग बात इसमें क्या है? ही इज वेरी इमेच्योर्ड, ही इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट गुड इन डिसीजन मेकिंग, ही इज फ्रीडम लविंग। उसको क्या चाहिए भाई? घूमे फिरे, ऐश करें, दोस्तों के साथ घूमे, इतना ही है उसका लाइफ, राइट। नेक्स्ट इज नाइट। एक सेनापति कैसा होता है? रिस्पॉन्सिबल, वेरी मैच्योर्ड, रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर्ड, अ गुड डिसीजन मेकर, वेरी गुड डिसीजन मेकर, है ना। यस, ब्रेव, brave, courageous, you can say. Stability, है ना। So action oriented, very good, action oriented, सिर्फ बातों बातों का नहीं है। पेज क्या होते हैं? सिर्फ बातों बातें के, है ना। नाइट जो बोलेगा वो कर देगा। he is very action oriented, he is brave, he is courageous, responsible, matured, and he knows how to take the decisions, right. क्वीन, रानी कैसी होती? फेमिनिन क्वालिटी, पावर, फेमिनिन, फेमिनिन, फेमिनिन में आ गया सुंदर, अट्रैक्टिव, कैन हरी, इन्फ्लुएंस है ना, थिंग, सारी बातें आ गई। केयर टेकिंग, यू कैन से, हाँ केयर टेकर होती है। रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैच्योर्ड होती है, स्टेबिलिटी होती है ना। राजा कितनी भी शादियां कर ले, बट एक बार आप रानी बन गए तो आप रानी ही रहोगे। स्टेबिलिटी। एंड एक बहुत बड़ी पावर होती है रानी के पास। क्या होती है? पावर टू इन्फ्लुएंस, पावर टू इन्फ्लुएंस द किंग, है ना। अथॉरिटी नहीं होती, रानी खुद उठ के फैसला नहीं सुना सकती, पर वो किंग को इन्फ्लुएंस कर देगी। तो समझदार व्यक्ति क्या कहता है? भाई राजा से दुश्मनी पाल भी लेना, रानी से कभी मत पालना, ये दरबार से ही बाहर करा देगी, है ना। नेक्स्ट इज किंग। किंग कैसा होता है? पावर एंड अथॉरिटी। किंग को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको जो चाहिए वो फैसला खुद भी खड़े होकर सुना दे। वेरी मैच्योर्ड, प्रैक्टिकल, है ना। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता। रानी में इमोशंस भी लिख दो भाई, वो डिसीजन जब लेगी तो वो इमोशनल डिसीजन लेती है, राजा प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है ना। स्टेबिलिटी, राजा बुरा भी होगा तो तुम क्या कर लोगे उसको, है। रिस्पॉन्सिबल, गुड डिसीजन मेकर, ये सारी राजा की क्वालिटी है। सो भाई देखो, 4 पेज के कार्ड होंगे, उन चारों में ये क्वालिटी होगी। 4 नाइट के कार्ड होंगे, उनमें सब में होगी। क्वीन के में क्वीन वाली होगी, किंग के में किंग वाली होगी। उसके ऊपर जो होगा वो कार्ड जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा, राइट। नाउ हमने बातें तो कर ली, राजकुमार, राजा, रानी, सेनापति। आज के जीवन में कौन है? कोई है राजा ना कोई रानी है। इसको हमें रियल लाइफ में लेके आना है। कैसे लेके आना है?
पेज कौन लोग होते हैं? जिनकी बुद्धि ना वो 15-20 साल में ही अटकी रहती है। वो हो तो 50 साल के गए, पर ना कोई जिम्मेदारी उठा के राजी, ना कोई काम करके राजी, ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, इमेच्योरिटी से फैसले लेते हैं। तो हम कहते हैं यार ये बच्चा बुद्धि है इंसान। मिलते हो ना ऐसे लोगों से, उम्र में बड़े हो गए पर बुद्धि बच्चे वाली है, ये वो लोग हैं। नाइट वो इंसान है, जैसे हम 35 के आसपास होते हैं ना, कि हमारी शादियां हो गई होती हैं, बच्चे हो गई होते हैं, करियर बन चुका होता है, तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हमें फैसले लेने आ जाते हैं, हम फेलियर्स भी देख चुके हैं, हम सक्सेस भी देख चुके हैं, राइट? तो वो लोग 35-40 वाली जो थिंकिंग होती है वो होते हैं नाइट। क्वीन कौन है? आप सब मैरिड हो, आप खुद क्वींस हो, जो मैरिड नहीं है उसकी माँ क्वीन है। अब क्वीन की माँ की पावर क्या है? बच्चा ना माँ को कहता है मम्मी आज ग्रुप स्टडी करनी है, मुझे बाहर रुकना है। अब माँ को मना करना है, पर वो मुंह पे नहीं करेगी। वो क्या कहेगी, बेटा पापा से पूछ के बताऊंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो क्या करती है, वो पापा को इस तरीके से बताती है कि पापा मना कर देते हैं बच्चे को, फिर मम्मी कहती है बेटा मैं क्या कर सकती है ना। सो रानी के पास पावर क्या है कि वो इन्फ्लुएंस कर देती है। और किंग आपको पता ही है भाई, फादर फिगर ऑफ द हाउस है, जो अर्न करता है, जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, जो पूरे घर को संभालता है, राइट? सेकेंड चीज, these कार्ड आर नॉट जेंडर बेस्ड। हर घर में रानी माँ नहीं होती और राजा बाप नहीं होता। किसी किसी घर में फैसले माँ लेती है, तो वहां पे किंग माँ है, राइट? सो ये कार्ड ऐसा नहीं है कि क्वीन का कार्ड हमेशा औरत का ही आएगा, आदमी का भी आ सकता है। इसका मतलब वो आदमी फैसले नहीं ले पाएगा, वो इमोशनल आदमी होगा। और जिस औरत का कार्ड राजा का आ जाएगा, इसका मतलब ये लेडी बड़ी स्ट्रिक्ट होगी, ये जो फैसला लेगी ना वो मनवा के रहेगी। क्लियर? बात समझ आई? दीज कार्ड्स आर एनर्जी बेस्ड कार्ड्स, दे आर नॉट एज बेस्ड, दे आर नॉट जेंडर बेस्ड। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इफ यू हैव एनी डाउट्स बोल सकते हैं आप। कलर्स जो होते हैं ना टैरो में बड़ी ब्यूटीफुली यूज्ड है ना। एक एक कार्ड में भी वो 3-3 4-4 कलर्स बना देते हैं, जिसमें फिर हमको समझने में आसानी होती है ना। जैसे देखो यहाँ ब्लैक कलर, ये आदमी ब्लैक है, यहाँ बैकग्राउंड ब्लैक है ना। तो ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आपको कलर्स से डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। अब ये कार्ड है, इसमें ऑरेंज भी है, इसमें ग्रीन भी है, इसमें येलो भी है, ब्लैक स्कॉर्पियो भी है, ऐसे अलग अलग तरीके से वो हमको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम कलर्स का मीनिंग अगर पहले पढ़ लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है कलर सिंबॉलिज्म। टैरो में बेसिक 8 कलर्स यूज होते हैं बस। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बेसिक कलर्स हम टैरो में यूज करते हैं, उससे ज्यादा कोई ज्यादा कलर्स नहीं है। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको बता दूँ। व्हाइट, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड बस, इससे ज्यादा कोई कलर। व्हाइट कलर जो होता है ये क्या बताता है आपको? प्योरिटी, प्योरिटी, इनोसेंस, ट्रूथ, पीस, है ना। तो सारी पॉजिटिव बातें बताएगा आपको। प्योरिटी है, आदमी में बनाएंगे तो इनोसेंट आदमी है, सच बोलने वाला आदमी है। अगर हम एनवायरनमेंट में बनाएंगे तो मतलब एनवायरनमेंट प्योर है, पॉजिटिव है, पीसफुल। क्लियर? इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है ब्लैक। आप कह देते हो नेगेटिविटी, है ना। नेगेटिविटी है पर उसको शब्द भी देने पड़ेंगे। क्या क्या? कंफ्यूजन, डिप्रेशन, लाइज, झूठ भी हम ब्लैक करेंगे, ठीक है। येलो, येलो कलर क्या बता सकता है? पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। तो आप देखोगे ना कार्ड्स में बहुत सारा येलो येलो होता है। जैसे हमने देखा इस कार्ड में बहुत सारा येलो, हम सीधा बोल देंगे एक पॉजिटिव कार्ड है ना। इस कार्ड में बहुत सारा येलो है तो हम सीधा बोल देंगे कि एक पॉजिटिव।
मैम आवाज कर रही है खट खट। क्योंकि है ना, आप अनम्यूट किया हुआ है ना, कुछ लोगों ने म्यूट कर लीजिए सब, तो फिर क्लियर आवाज आएगी। ऑरेंज, ऑरेंज कलर क्या होता है? भगवा कलर। जैसे आप देखेंगे तो हमारे जो संत होते थे ना, वो भगवा कलर पहना करते थे। हीलिंग पावर्स। और हीलिंग पावर्स का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे कोई हाथ करूंगी रेज आएंगे आप ठीक हो जाओगे। हीलिंग पावर्स का मतलब है काउंसलिंग पावर्स, कि मेरे पास काउंसलिंग पावर्स है। आप जीवन में निराश हो, आप मेरे पास आए, मैंने आपको काउंसिल किया, एक रे ऑफ होप मैंने आपको दिखाई, है ना। तो जब हम थोड़ा ऑरेंज दिखाते हैं तो हम हीलिंग पावर्स की बात करते हैं, लेकिन जब ऑरेंज बहुत ज्यादा अगर दिखाया गया हो तो वो ईगो को भी दिखा सकता है। ब्लू, कामनेस। आप देखिए जब समुद्र और स्काई बिल्कुल काम होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, तो एकदम नीले होते हैं, है ना, हल्के नीले। ग्रीन, कनेक्टेड टू नेचर। अब क्या मतलब है कनेक्टेड टू नेचर का? मैं पेड़ों के नीचे जाके बैठ जाऊं? नहीं। कनेक्टेड टू नेचर का मतलब कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जीज अराउंड यू। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, प्रकृति भगवान है ना। गीता में भी कहा गया प्रकृति ही भगवान है, नेचर इज गॉड। So connected to nature means connected to God. Red, love, passion, और बहुत ज्यादा जब रेड होगा तो अग्रेशन। ब्राउन, डाउन टू अर्थ। हम कहते हैं ना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, रूट से जुड़ा हुआ इंसान, जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान। क्लियर? ये इतने ही कलर है हमारे पास, और कोई कलर नहीं है। एक कलर है जो टैरो में तो नहीं है, पर टैरो रीडर्स को बहुत दिखेगा आपको। वो इस कलर के क्रिस्टल पहने होते हैं, पर्पल, इंडिगो कलर बोलते हैं। क्रिस्टल होता है, कपड़ा होता है जो टैरो का, वो भी इस कलर का होता है। देखो मेरा भी जो क्लॉथ है इसी कलर का है ना। सो ये कलर क्या होता है? ये कलर होता है साइकिक पावर्स का। बेसिकली आपके ब्राउ चक्रा का कलर है, और ब्राउ चक्रा से चलती है हमारी इंट्यूशन। क्योंकि हम इस फील्ड में, हमको तो इंट्यूशन की बहुत जरूरत है भैया, है ना। इस वजह से हम पर्पल कलर यूज करते हैं। जो रीडर्स होते हैं वो एमेथिस्ट रखते हैं अपने पास, वो भी पर्पल कलर का होता है। ब्रेसलेट्स पहनते हैं एमेथिस्ट के। और जो हम क्लॉथ रखते हैं, अभी आप जब अपने डेक को यूज करोगे तो आप क्या करोगे ना, उसको हमेशा एक क्लॉथ में लपेट के रखोगे, ऐसे ही नहीं रख देते हम। और जब रीडिंग भी करोगे तो पहले एक क्लॉथ बिछाओगे, उस पर रीडिंग करोगे। तो वो क्लॉथ कैसा होना चाहिए? वो क्लॉथ एक तो थोड़ा थिक होना चाहिए। वेलवेट का बनवा सकते हो आप, कॉटन का बनवा रहे हो तो उसको डबल कर लीजिए और सिलवा दीजिए, साइड साइड में लेस लगवा लो तो थोड़ा सुंदर दिखता है। और मोटा हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारे कार्ड स्लिप ना हो, आराम से स्प्रेड हो सके। कलर क्या होना चाहिए? बेस्टेस्ट पर्पल, मैंने आपको बताया वो साइकिक पावर्स का है। अदरवाइज आपने कलर सिंबोलिज्म पढ़ लिया है, कोई भी पॉजिटिव कलर ले लो, ग्रीन ले लो तुम, व्हाइट ऑरेंज ले लो तुम, येलो ले लो तुम, कोई भी पॉजिटिव कलर ले सकते हो। लेकिन एक कपड़ा चाहिए जिसमें हम कार्ड्स को लपेट के रख देंगे, जब रीडिंग करनी होगी उस कपड़े को बिछाएंगे और कार्ड्स को स्प्रेड कर। क्लियर? So this is all that we needed to cover before studying our cards. अब नेक्स्ट क्लास से हम एक एक करके कार्ड पढ़ेंगे, 78 कार्ड्स पढ़ेंगे, 7 एस्पेक्ट्स। ठीक है जी। अब आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, बता दीजिए। मैम रेड कपड़ा नहीं चलेगा? रेड चल जाएगा, चल जाएगा बिल्कुल। ये जो आपका क्लॉथ है चल जाएगा। और ऐसा वाला कार्ड रखने वाला है? बिल्कुल, आप कार्ड रख सकते हो इसमें। यस। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपने वो पढ़ाया था सकाम कर्म, तो मैम जैसे आपने बताया था हम संचित कर्मों से बंध जाते हैं अगर इच्छा रखते हैं तो मैम अगर जैसे हम कोई पेपर देते हैं और उसमें पास होने की इच्छा रखते हैं तो मैम तो वो मैम गलत होता है? गलत नहीं होता, लेकिन हमें क्या करना चाहिए ना, हमें मेहनत करनी चाहिए, पूरी मेहनत करो, दिल से पेपर दो, है ना। आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम उससे बंध जाते हैं रिजल्ट से, कि भाई पास हो गई तो मैं बड़ी खुश हो गई, लेकिन मैं फेल हो गई तो फिर मेरे को डिप्रेशन हो गया, मैंने अपनी नस काट ली और वो कर, मतलब फल से बंध जाना, उसको बोलते हैं सकाम कर्मा। अगर आप फल से बंधोगे तो जितने भी कर्म कर रहे हो उसके फल पाने के लिए आपको पैदा होना पड़ेगा। तो फिर वही बात है ना कि फिर वो संचित कर्मों की बाल्टी खाली कैसे हुई, है ना, उसमें भरता जाएगा। तो आप मेहनत करें, इंसान का काम क्या है? मेहनत करना, फल देना ईश्वर के हाथ में, है ना।
मैम इच्छा नहीं रखनी है वो। हाँ, उससे बंधना नहीं है, ओके इच्छा नहीं रखनी, मतलब फल की अपेक्षा नहीं करनी। भाई ठीक है, कर्म, मेरा रोल है कि मैं पढ़ाई करूं, एग्जाम दे दूं, मेरे को उतना करना है। ओके मैम। जी, एनीबडी एल्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज दैट योर। होमवर्क मैंने आपको आज क्या दिया है, लास्ट क्लास में भी दिया था शायद। एक तो आपको ये शफलिंग करनी है, ठीक है। दूसरा होमवर्क, सारे कार्ड शफल कर देने और फिर उनमें से अलग करना है। मेजर कार्ड्स अलग, फिर उसको 0 से 21 लगाना है। फिर माइनर अलग, कप्स, वॉन्ड, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, उनको 1 to 14, 1 to 14, 1 to 14, 1 to 14 लगाना है। सेकेंड होमवर्क। थर्ड होमवर्क ये है कि आपको जो पहले भी दिया था कि कोई भी कार्ड आप उठा लेंगे और उसकी फीलिंग को हमें महसूस करना है। क्लियर? चलो अब क्योंकि हमारे पास टाइम है 5 मिनट, तो आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी के लिए क्वेश्चन क्या है, क्यों मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो मुझसे कहते हैं कि मैम ये बताओ कि मेरी एक्यूरेसी कितनी होगी इस कोर्स के बाद, है ना। तो क्या होता है भाई, आप 15 जने हो बैच में, है ना। अब किसी की एक्यूरेसी 90% होगी, किसी की 70% होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 0 होगी, है ना। मैं तो सेम ही पढ़ा रही हूँ ना सबको। तो अंतर समझाने के लिए हम एक स्टोरी सुनाते हैं कि क्या स्टोरी है। एक बार ना एक गुरु होते हैं, और पहले जो ये दैविक विद्याएं होती थी ना, एक गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। ऐसे नहीं होता था प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो। पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इन विद्याओं के लिए। तो गुरुकुल था एक, उसमें एक गुरु थे और उनका एक बैच था जिसको वो पढ़ाया करते थे। अब वो बैच कंप्लीट होने वाला था और गुरु जी के ना 2 फेवरेट शिष्य थे। हर टीचर के होता है ना फेवरेटिज्म। सो उनके 2 फेवरेट शिष्य थे। गुरुजी ने सोचा कि मैंने हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ाया है, इनको मैंने हमेशा अपना एक्सपीरियंस भी दिया है, तो इनको मैं टेस्ट करूंगा आज। जब मेरा दरबार लगेगा शाम को, तो आज इनका टेस्ट होगा। तो शाम को गुरुजी का दरबार लगा, दूर दूर से लोग आते थे सवाल पूछने। एक बुढ़िया माई आई और उसने सवाल पूछा कि गुरुजी, मेरा बेटा ना वॉर पे गया था, युद्ध पे गया था, और अभी तक वापस नहीं आया, क्या हुआ उसका? वो जिंदा है, नहीं है, आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि पहले कोई फोन वोन तो नहीं होते थे। तो गुरुजी ने क्या किया, उन दोनों बच्चों को इशारा कर दिया कि जवाब दो। अब उन्होंने क्या देखा, ओपन में होती थी ना ये दरबार वगैरह, उन्होंने क्या देखा, वहां से ना कुछ लेडीज जा रही थी मटका पानी का सर पे लेके, और सडनली एक लेडी के सर पे से मटका गिरा और टूट गया। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि माता, तेरा ना बेटा वापस नहीं आएगा, वो मर चुका, तू उसका इंतजार मत कर। दूसरे ने कहा कि माँ, तेरा बेटा ना तेरे घर पे इंतजार कर रहा है, तेरे गांव में, तू जा, अपने गांव जा, तुझे घर में मिलेगा। अब गुरुजी बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था ये दोनों सबसे इंटेलिजेंट है और ये तो दिन और रात की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत इधर उधर। एक कह रहा है मर ही गया और एक कह रहा है तेरे घर पे ही बैठा है। पर गुरुजी को यकीन था कि ये बच्चे पागल भी नहीं है, ये समझदार है, मैंने इनको पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है इनमें ज्ञान है। उन्होंने बोला मैं टेस्ट करूंगा। तो वो बोले चलो माता, हम भी तुम्हारे गांव जाएंगे। सब चले गए गांव, तो देखा उसका बेटा वहीं बैठा। गुरुजी हैरान हो गए, वापस आ गए, दोनों को बुलाया, बोला भाई कि देख इसने कैसे जवाब दिया कि तेरा बेटा मर गया, वो बात मुझे समझ आ गई, मैंने पढ़ाई है वो कि शकुन शास्त्र में भाई मटका टूट गया, पानी फैल गया, ये नेगेटिव होता है। तो इसने बोला तेरा बेटा मर गया, तूने कहां से बोला कि तेरा बेटा घर पे? तो उसने बोला गुरुजी देखो, मुझे तो याद नहीं था आपने क्या बताया था, मैंने क्या देखा कि जो मटका है वो मिट्टी का बना है और वो टूट के मिट्टी में ही मिल गया, तो जो बच्चा है वो भी तो माँ का ही बना हुआ है, तो मैंने इसलिए बोला कि भाई तू घर चली जा, तेरा बेटा घर पे बैठा। सो गुरुजी बड़े हैरान हो गए और इम्प्रेस भी हो गए और बात भी ठीक थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो भी आपका मेंटोर होता है वो आपको एक रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे आप अपने एक्सपीरियंस से चलते हैं, है ना। सो हम आपको एक इंटरप्रिटेशन बताएंगे कार्ड की, उस इंटरप्रिटेशन में से आप क्या निकालोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करे और उससे आपकी एक्यूरेसी आई, है ना। अगर मेरे पढ़ाने से ही एक्यूरेसी आती तो तुम सबकी सेम होती, क्योंकि तुम तो सब सेम चीज पढ़ रहे हो। लेकिन आपकी क्या परसेप्शन है, आप उसमें से क्या निकाल पा रहे हो, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो मेंटोर का काम क्या होता है, आपको रास्ता दिखाना। आप उस पे चलोगे, दौड़ोगे, फिसलोगे, गिरोगे, क्या होगा,
वो आपका काम। क्लियर? सो हम आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करें, वैसे वैसे अपनी इंट्यूशन को डेवलप करना शुरू करें। फीलिंग जैसे मैंने आपको बताया, कार्ड से कनेक्ट करें। कार्ड्स बात करते हैं, सच्ची में करते हैं। आप कोर्स खत्म होने से पहले इस बात को मान जाओगे कि कार्ड्स बात करते हैं, लेकिन बात करने के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। तो समय बिताइए अपने कार्ड्स के साथ। मैम ये फीलिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये समझ थोड़ा एक्सप्लेन कर आप दीजिए। कार्ड को देखिए, हाँ जी। 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड सिर्फ कार्ड को देखो, उस हाँ कार्ड जी। को एब्जॉर्ब करो और उसको फील करने की कोशिश करो कि उसमें से कैसी फीलिंग आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस कार्ड को देखो 5 सेकेंड्स को जी। और सिर्फ फीलिंग, सुख दुख, हैप्पीनेस, गुस्सा, इरिटेशन, अजीब सी, लोनलीनेस, क्या फीलिंग आती है वो आपने बताया। मैम जी जैसे मैम अगर हम लोग 3 या फिर 4 अलग अलग टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, तो अगर उनकी सबकी रीडिंग्स अलग अलग आती हैं, तो हाँ, मतलब ऐसे हो सकता है कि मतलब हम हर आदमी से रेजोनेट ना कर पा रहे हो। बिल्कुल हो सकता है, बट पहले ये जवाब को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर मैं लेती हूँ। ओके ओके। जिसने मेरे से फीलिंग की बात करी थी वो प्लीज बताए इसमें से क्या फीलिंग आ रही अब है। इसको देख के तो लग रहा है कि ये आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स का ही दिख रहा है, मुझे तो ऐसे ही दिख वो रहा है। इंटरप्रिटेशन है, वो आपको करनी नहीं है। आपको फीलिंग कैसी आ रही है बस। कंफ्यूजन तो कुछ ठीक है, खास नहीं आ रही मैम, यूं नहीं आ रही है, ऐसी पॉजिटिव नहीं आ रही है इसको देख के फीलिंग। नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, बस हाँ इतना ही हमें अभी पहुंचना है कि नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना। जी। मुझे आपने कैसी आ रही है मैम, बताओ। मैं हाँ जी बताएं, फीलिंग बतानी है बस। मुझे कार्ड को देख के ना चिड़चिड़ जैसी लग रही किस जैसी? है। ऐसा लग रहा है कि मैं चिढ़ रही हूँ इसको हाँ, देख के। चिड़चिड़ापन, ठीक है। चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, गुस्सा। आर्ग्यूमेंट होता है तो क्या होता है, गुस्सा करते हैं, है ना, इसको कहते हैं फीलिंग। इस तरीके से बस आपको फीलिंग लेनी है। इंटरप्रिटेशन सिखाने के लिए तो मैं हूं, इसलिए तो आप कोर्स कर रहे हो, है ना। इंटरप्रिटेशन हम सिखाएंगे, आपको सिर्फ फीलिंग समझनी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम जी किसी को पॉजिटिव फीलिंग और किसी को नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, इज इट हाँ, पॉसिबल? वो जब अभी अभी आ सकती है, वो चीज आपके साथ अभी हो सकती है क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं। जब आप पढ़ लोगे तो सबको कॉमन फीलिंग आएगी, है ना। यस अच्छा, उसके बाद किसी ने मुझसे सवाल किया था कि 3 रीडर के पास गए, 4 रीडर के पास गए तो फिर क्यों अलग अलग रीडिंग आती है। क्योंकि टैरो का रूल होता है कि आपने एक सवाल अगर एक रीडर से पूछ लिया, है ना, तो उस सवाल को आप उस रीडर से या किसी भी और रीडर से 6 से 8 महीने से पहले पूछ ही नहीं सकते। अब आप ही गलत हो, अगर आप 3 रीडर के पास जा रहे हो तो सिर्फ पहली रीडिंग वैलिड होगी और कोई रीडिंग वैलिड नहीं होगी। आपको जितनी रिसर्च करनी है ना कि कौन से रीडर के पास जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन नॉलेजेबल है कौन नहीं है, पहले करिए। लेकिन अगर टैरो ने आपको एक बार जवाब दे दिया तो उसके बाद उस क्वेश्चन को आप 6 महीने से पहले रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर? मैम ये खुद पे भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है, रूल तुम्हारे लिए भी है। पर ऐसा क्यों मैम? रूल है ये टैरो का, नहीं तो मैं रोज सुबह उठ के पूछ लूंगी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, रोज बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। नहीं, आपको पर जैसे इवेंट, कुछ चीजें जैसे हो, जैसे घर में किसी को मान लो कोई बहुत ज्यादा बीमार हो या कुछ कुछ ऐसी हो क्रिटिकल सिचुएशन, तो उसमें तो गाइडेंस के तौर पर हम ले सकते हैं क्या? वो एक अलग बात है ना। हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, गाइडेंस की तो बात ही नहीं करी। गाइडेंस अच्छा, तो ओके। दे सकती हूँ, है ना। जी हम जी बात कर रहे हैं प्रिडिक्शन की, और वो भी एक जनरल बात कर रहे हैं। कुछ जी कुछ सिचुएशन होती है जहां पे हम हर दिन भी अलाउ करते हैं, वो एज एंड व्हेन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको बता दूंगी। बट एक जनरल रूल ऑफ रीडिंग क्या है, दैट यू कैन नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चन बिफोर 6 to 8 months। जी। ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? टैरो से हम टाइम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लाइक कितने टाइम पीरियड में कुछ? बिल्कुल दे सकते हैं टाइम प्रिडिक्शन। टैरो से हम कोई भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। हाँ ये बात सच है, कोई कुछ कुछ चीज किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ होती है, कुछ कुछ उसकी वीकनेस होती है। सो टाइम पीरियड जो है वो टैरो का फॉर्टे नहीं है, टैरो की स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट देने को हम बिल्कुल दे सकते हैं, सिखाएंगे आपको। मैम अगर हमने यस और नो का क्वेश्चन पूछा है 2 रीडर से, एक ने कहा यस, पहले ने तो कहा वो गलती yes, तो हमारी है ना, मैंने क्यों पूछा 2 से? फिर जब किसको मैंने रूल ही ब्रेक कर दिया। फर्स्ट वाले को मतलब माने वैसे अगर? बिल्कुल फर्स्ट वाले का आंसर माना जाएगा।
मैम एक सेकेंड मैम, एक क्वेश्चन का मैम एक ही कार्ड उठा सकते हैं या हम 2 उठा सकते हैं? वो डिपेंड करता है, रीडिंग पे डिपेंड करता है। हम एक क्वेश्चन के लिए 12 कार्ड्स भी उठा सकते हैं, वो स्प्रेड्स होते हैं, वो बहुत अभी लेटर स्टेज में। मैम अगर 12 आप म्यूट हो गए हो, इसमें नेगेटिव आ जाए कुछ में पॉजिटिव आ जाए तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे इसको? अभी ना उसकी बात नहीं कर सकते आप, जब हम उस स्टेज पे आएंगे तो हम बात करेंगे, है ना। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है तो क्या बात करनी है, ठीक है राइट।